हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जो कि इस समय हमारे चेयरमैन साहब जी लाइव आए हुए हैं और उन्होंने कांस्टेबल के बारे में कुछ कुछ कहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कहा है। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जिस भी भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और हमारा चैनल सबसे फास्ट न्यूज़ दिखाने का काम करता है, यानी कि आपको सबसे आगे अपडेट रखता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन भी भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो चलिए भाई, जो कि हमारे चेयरमैन साहब का बयान सुनते हैं। तो चलिए भाई। सवाल यही कि पिछले दिनों आपने हरियाणा महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया है, नतीजे घोषित किए थे, लेकिन अब सामने आया है कि 72 के करीब ऐसी जो है वो महिला पुलिस कांस्टेबल सिलेक्ट हुई है जिन्होंने गलत जानकारी दी थी। ये क्या मामला है, किस तरह से पकड़ में आया है? हमने 1100 महिलाओं जो महिला कांस्टेबल है उनकी भर्ती की है। और हमने भर्ती करने से पहले जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर जिन बेटियों ने क्लेम किए थे वो सार्वजनिक किए थे। और सार्वजनिक करते टाइम हमने ये कहा था, अगर किसी ने गलती से नंबर ले लिए हैं वो विड्रॉल कर लें। और अगर किसी के पास दूसरी जानकारी है, दूसरे बच्चों की भी जानकारी है कि फला लड़की ने गलत नंबर ले लिए हैं, इसके घर में नौकरी है, तो वो भी हमारे पास आके शिकायत कर सकता है। तो फिर हमने जब सार्वजनिक किए तो खुद आगे आगे हमारी बेटियों ने, बहनों ने 750 ने अपने नंबर विड्रॉल कर लिए थे। तो उसके बेस पे हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। 1100 जो लड़कियां थी वो सिलेक्ट कर ली और उसकी सूची हमने पुलिस को भेज दी। पुलिस ने पूरी सतर्कता दिखाते हुए सीआईडी विभाग ने हर बच्ची को के घर जाकर 1100 के 11 के घर पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन की। और उस रिपोर्ट के माध्यम से हमारे को संज्ञान में आया है कि 72 लड़कियां अभी भी ऐसी हैं जिन्होंने झूठ नंबर बोल के, झूठ क्लेम करके 5 नंबर ले लिए हैं। उनके घर में नौकरी नहीं है, मगर पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उनके घर में नौकरी है। तो इसलिए हमने एक नोटिस डाला है कि आप यही बात कि मेरे घर में नौकरी है या नहीं है, जो भी आपने क्लेम करके आप सिलेक्ट हुए हैं, वो 28 तारीख को एक एफिडेविट ले आए, जो तहसीलदार से, एसडीएम से, सिटी मजिस्ट्रेट या किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड हो। ये प्रक्रिया जो आपने अभी उन जो वो महिला कांस्टेबल जो चयनित हुई है उनके लिए अपनाई है, जो एफिडेविट लेके आना है, उसके बाद कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई, चूंकि ये तो सरासर एक तरह से फ्रॉड हुआ, कोई कार्रवाई भी बनती है, तो क्या कर्मचारी चयन आयोग पुलिस को कार्रवाई के लिए उनके एफिडेविट आने के बाद आगामी कार्रवाई करेगा? देखिए, हमने एक नोटिस के माध्यम से उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है कि वो अपने नंबर स्वयं ही विड्रॉल कर लें। और अगर वो विड्रॉल नहीं करते तो उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और सिलेक्शन लिस्ट से तो बाहर होंगे ही वो। तो हम उनको एक मौका देना चाहते हैं मानवता के आधार पर। हम नहीं चाहते किसी बच्चे का भविष्य खराब हो हरियाणा में। तो हमने एक मौका दिया है और मेरी आपके माध्यम से उन सब से प्रार्थना है कि अगर आपने किसी वजह से झूठ बोल के लिए हैं या जाने अनजाने में लिए हैं या ये सोच के लिए हैं कि मैं तो विवाहित हूं, मेरे ससुराल में कोई नौकरी में नहीं है, ये नियम पहली नौकरियों पहला लागू है, उसमें जो है पेरेंटल, उसमें अगर किसी के माता पिता, भाई या वो स्वयं या उसकी संतान नौकरी में है, उन पे ये लागू होगा। अगर किसी ने जाने अनजाने में भी क्लेम किया था तो उसको प्लीज विड्रॉल कर ले। सर, फिर ये अगर बेहतर जो है महिला चयनित कांस्टेबल, उनका जब जवाब एफिडेविट आता है, क्या कोई गलती से किसी भी तरह से अगर रहा होगा, तो फिर ये जो 1100 की भर्ती में से जो खाली पद अगर बनते हैं, तो क्या फिर आप कोई वेटिंग या कोई दूसरी लिस्ट उस भर्ती प्रक्रिया में से निकालेंगे या फिर ये पद अगली किसी भर्ती में एडजस्ट किए जाएंगे? नहीं, हमने पुलिस को, डीजीपी साहब को वेटिंग के समेत जो है लिस्ट दी हुई है। अगर ये 72 लोग या ये संख्या घटती है बढ़ती है तो ये अगर बाहर होते हैं तो वेटिंग से उठा लेंगे। अगर वेटिंग से भी पूरे नहीं होते तो हमारे पास मेरिट तो बनी हुई है, मेरिट वाइज हमने रिजल्ट निकाला हुआ है। लो मेरिट करके कुछ और बच्चे हम भेज देंगे, कोई भी सीट खाली नहीं जाएगी और अगली भर्ती में तो एडजस्ट होगा। ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास अभी भी मेरिट में लोग तो बैठे ही है ना। सर, एक बहुत ज्यादा युवा जो है वो प्रदेश के ये जानना चाहते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो सीईटी आप लेने की तैयारी कर रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग ने जिसकी प्रक्रिया आवेदन की शुरू की हुई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, ये पूरा एक बार विस्तृत तौर पे आपको इससे संबंधित जानकारी देना चाहते हो?
देखिए, अभी सरकार ने फैसला लिया है, कुछ पोस्टें तो विड्रॉल कराई है, जिनका हमने परीक्षा का शेड्यूल भी डाल दिया था। तो सरकार ने सोशो इकोनॉमिक के क्राइटेरिया में थोड़ा चेंज किया है और एक ये डिसीजन लिया है कि जो अब अगली परीक्षाएं हैं वो सीईटी के अंतर्गत होंगी और सीईटी का एग्जाम अप्रैल में प्रस्तावित है। हमने फरवरी में करने की सोची थी, मगर ये कोविड की वजह से हो नहीं रहा और मार्च में क्लासेज और यूनिवर्सिटी बोर्ड के पेपर शुरू हो जाते हैं तो स्कूल कॉलेज स्पेयर नहीं होते। तो अप्रैल में हम सीईटी लेने जा रहे हैं और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अब अगली सारी परीक्षाएं सीईटी के अंतर्गत होंगी। जिस भी कैंडिडेट ने, जिसने, मेरे भाई ने, बच्चे ने, बेटी ने अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो प्लीज वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने से मैं रहते हुए फिर कभी ये ना कहें कि मेरा तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था, इसलिए मैं किसी पोस्ट के अगेंस्ट फॉर्म नहीं भर सकी। तो अब सारी ही परीक्षाएं सीईटी से होंगी। सर, एक और बहुत बड़ी जानकारी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन एक कुछ और अभ्यर्थी या युवा ये जानना चाहता है कि ग्रुप सी और डी की सभी भर्तियां जो है वो अब सीईटी के माध्यम से होंगी, लेकिन कुछ टेक्निकल पोस्टें जेई की है या कोई इस तरीके की जो टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए भी क्या सीईटी अनिवार्य है? देखिए, सीईटी सब पोस्टों में लागू होगा छोड़ के पुलिस रिक्रूटमेंट, पुलिस की जितनी भर्तियां हैं और टीजीटी, पीजीटी या जेबीटी जो टीचर्स की भर्ती है, क्योंकि वहां पहले ही एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट है। तो एचटेट होने की वजह से जो टीचर्स की भर्ती है वो और पुलिस का रिक्रूटमेंट एक्ट अलग है, भर्ती करने का एक उनका सर्विस रूल में अलग है। सिर्फ ये दो भर्तियां छोड़ के बाकी सारी भर्तियां जो है सीईटी के अंतर्गत ही होंगी। सर, एक और सवाल है मेरा, जो युवाओं का सवाल है, जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो ये नॉर्मलाइजेशन है सर, इसको लेकर बड़ी चर्चा है युवाओं के बीच में कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमें पता नहीं लगता कि ज्यादा नंबर वाला जो है उसका सिलेक्शन नहीं होता, कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो रहा है। ये युवाओं की जो भ्रम की स्थिति है वो चेयरमैन साहब आप अगर स्पष्ट कर पाए। देखिए, ऐसा है, जब एक से ज्यादा शिफ्ट होगी या एक से ज्यादा पेपर के सेट होंगे तो नॉर्मलाइजेशन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बच्चों की मांग थी कि फला शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, दूसरे पेपर आसान था, तो इस शिफ्ट में पेपर जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट ज्यादा हो गए, हमारी दूसरी शिफ्ट में कम हुए या तीसरी में उससे भी कम हुए। तो इसका एक फार्मूला निकाला था कि हम नॉर्मलाइजेशन करें और जब भी शिफ्ट ज्यादा होगी, पेपर सेट ज्यादा होंगे तो नॉर्मलाइजेशन ही एक फार्मूला बचता है। और जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दिया हमारे को, स्टैटिकल, जिसका कलकत्ता में है। और वो सारे जो फार्मूला है परसेंटाइल का, वो सारे देश में जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं सब पे लागू होता है। यहाँ तक कि वो सीबीएसई, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो दूसरे राजस्थान की वो है, मध्य प्रदेश की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सब पर लागू होता है नॉर्मलाइजेशन का। हमने अभी फीमेल का रिजल्ट निकाला और मेल का पीएसटी पीएमटी के लिए निकाला 7 टाइम के। तो जब ये रिजल्ट निकले और हमने नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगाया तो इस पे बहुत से ऐतराज आ गए, यहाँ तक कि बच्चों ने आगे आयोग के सामने एजिटेशन भी किया, बहुत से बच्चों ने सुझाव भी दिए। हमने सारे सुझाव एक्सपर्ट की सलाह लेके फिर 3 सदस्यीय कमेटी एक स्टैटिकल इंस्टीट्यूट को भेजी और उनके अधिकारियों से उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा जो फार्मूला हमने दिया है ये सारी दुनिया में लागू होता है, आपकी एजेंसी कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी पे हम कोई दूसरा फार्मूला लागू नहीं कर सकते। और इसी दौरान ये फार्मूला हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो गया। हाई कोर्ट ने भी मान्यता दी कि जिन्होंने जिस फार्मूले से निकाला है रिजल्ट वो ही सही है। ये बात जरूर है कि इस फार्मूले के हिसाब से 1-2 नंबर का फर्क पड़ जाता है, ज्यादा नंबर वाला बाहर हो सकता है, थोड़े उससे 1-2 नंबर वाला वो इन हो सकता है। उसमें फार्मूला ये होता है कि हर शिफ्ट के हमने बराबर बच्चे उठाने पड़ते हैं कि कोई ये ना कहे कि इस शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था, इस शिफ्ट का पेपर आसान था। तो सर, ये जो सीईटी होगा हमारा, ये भी इसमें भी नंबरों का जो आधार होगा वो नॉर्मलाइजेशन आधार पर ही होगा। देखिए, अभी हमने जो हमारे पेपर सेटर हैं, एग्जामिनर हैं, उनसे हमने मीटिंग की है कि हम ये नॉर्मलाइजेशन के झंझट से निकलना चाहते हैं। हरियाणा में इस पे बहुत बड़ा ऐतराज है। तो आप जो भी पेपर सेट करें, 6 शिफ्ट हो, 5 हो, 3 हो, 4 हो, जो सीईटी का पेपर हो,
उसका डिफिकल्टी लेवल 1 हो और हमारे एक मॉडरेशन टीम उसको चेक करें कि सारी शिफ्टों के जो डिफिकल्टी लेवल है वो लगभग एक जैसा है। 2-4 क्वेश्चनों का फर्क इधर उधर हो सकता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर सारे पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल 1 होगा तो हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अगर पेपर का जो पेपर है शिफ्ट वाइज या सेट वाइज है उसका डिफिकल्टी लेवल एक जैसा नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन करना हमारी मजबूरी हो जाती है। सर, अभी जो भर्ती चल रही है हरियाणा मेल कांस्टेबल की, इसकी प्रक्रिया जो है पीएसटी की वो कब तक पूरी हो रही है? और दूसरा वीएलडीए है या फिर स्टाफ नर्स है या तमाम जो भर्तियां जिनके रिजल्ट का युवाओं को इंतजार है, क्या कोई मोटा मोटा एक आंकलन की रिजल्ट जो है वो कब तक, जनवरी के महीने में, फरवरी तक, कब तक उनको उम्मीद करें कि वो रिजल्ट उनको मिलेंगे? हमारी अभी 22 तारीख तक पीएमटी चल रही है पुलिस की। 21 तारीख को हमारा लास्ट इवेंट है और 22 को हम सारा को इसको समाप्त करेंगे। उसके बाद हम जो जिनकी हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए है, जिन पोस्टों का भी आपने जिक्र किया है, उनका हम रिजल्ट देना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ये आग्रह है और उन्होंने विधानसभा में भी ये बयान दिया है कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसकी भर्ती हम पहले करें, क्योंकि ये कोरोना का इवेंट भी चरम सीमा पर है। तो स्टाफ नर्स, MPHW, लैब अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब अटेंडेंट, अल्ट्रासाउंड मैन, रेडियोग्राफर, डेंटल हाइजीनिक, कुछ हमारे पास ये पोस्टें हैं ऐसी जो पैरामेडिकल स्टाफ में आती हैं। तो हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम ये रिजल्ट पहले देने शुरू करें, क्योंकि हमने सारी प्रक्रिया तो इनकी पूरी की ही हुई है। बड़े बड़े माफियाओं को पकड़ा गया है पिछले 7 साल के कार्यकाल में। अगर देखा जाए तो कर्मचारी चयन आयोग हो या हरियाणा लोक सेवा आयोग हो, इनके अंदर भर्तियों में सेंधमारी करने वाले बड़े बड़े गिरोह पर हाथ जो है वो डाला गया है। इसमें कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा रोल है। कर्मचारी चयन आयोग ने जो जो शिकायतें थी उनको पुलिस तक पहुंचाया। पुलिस और विजिलेंस ने मिलकर इस तरीके के जो है वो लोगों पर नकेल कसी है। जानकर ये भी है सर कि आप के लेवल पर कर्मचारी चयन आयोग को भी थ्रेट जो है वो धमकी दिए जाने की जानकारी, क्या आपको धमकी दी गई इस तरीके के माफियाओं की तरफ से? हमारी पुलिस की जो पीएमटी और पीएसटी चली उसमें लगभग 125 लोग ऐसे हैं अभी तक जो इम्पर्सोनेशन या सीटर कहते हैं जिनको, वो पकड़े गए हैं कि दूसरे की जगह दूसरे ने परीक्षा दी है। और हमने बातचीत में जो लोग पकड़े गए हैं उनसे जब हमने बातचीत की तो हम हतप्रस्त रह गए कि ऐसे ऐसे इनोसेंट बच्चे दलालों के चक्कर में फंस गए हैं। उनको ये भी नहीं पता कि मेरा पेपर किसने दिया, कौन मेरी जगह दौड़ने के लिए आया था जो पकड़ा गया। तो ऐसा है कि उन बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि सारा काम दलालों के माध्यम से हो रहा है। तो मैं बच्चों को भी और उन दलालों को भी एक चेतावनी देना चाहता हूँ या प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अब वो दिन लग गए हैं। टेक्नोलॉजी का युग है, किसी ना किसी स्टेज पे जाके वो जरूर पकड़े जाएंगे। और हमने तो एक स्टेप एक आगे भी उठा लिया है पवन जी कि हम जाके जब उसकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम भी बायोमेट्रिक करेंगे, ताकि ज्वाइनिंग के टाइम तो कम से कम कैंडिडेट असली आएगा। तो एक बहुत बड़ा माफिया जो है इसमें पुलिस की सतर्कता से पकड़ा गया है और पकड़ा जा रहा है। जब उस माफिया का हमारे कर्मचारियों से बात होती है तो वो उनको बुरी तरह धमकाते भी हैं, पैसों का लालच भी देते हैं। ये भी कहते हैं 5-4 लाख रुपए दे के छोड़ दो, ये हमारे कुछ बच्चे हैं, वरना हम गोली भी मार सकते हैं। और यहाँ तक कि किसी एजेंसी के माध्यम से ये मैसेज मेरे तक भी पहुंचाया गया है कि हमने तो 150 लोगों को ऐसा करवा रखा है, हमने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, आप भी कुछ अगर उसमें शेयर लेना चाहें तो ले सकते हैं। पर मैंने एक संकल्प लिया हुआ है मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति के हिसाब से कि मैं पूरी योग्यता से और मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की कोशिश करेंगे हमारा आयोग। न हम किसी लालच में आने वाले, न किसी धमकी में हम आने वाले। और मैं सोचता हूँ ये धमकी देने वाले शायद हमारे मार्ग को विचलित करना चाहते हैं, हमारा ध्यान कहीं और डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो मैं इस धमकियों में मैं, मेरे मेंबर्स या मेरा स्टाफ बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। जी, मेरा अंतिम सवाल है। पिछली बार भी जब मेरी बात हुई आपसे तब भी मैंने कहा, अब एक बार आज बात हो रही है फिर, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो गलती से कोई युवा शिकार हो जाता है किसी माफिया का, या फिर किसी का ने कोई गलती से जानकारी दे दी, जैसे इस मामले में सामने आया कि अब अपने परिवार में नौकरी थी और फिर भी ये कह दिया नौकरी नहीं है,
इस तरीके के कोई इनोसेंट अभ्यर्थी हैं या कोई जो किसी का शिकार हो जाते हैं ऐसे युवा हैं, उनसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री की क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी उनसे सबसे यही अपील है कि कोई भी इफ एंड बट छोड़ के वो किसी के चंगुल में ना आए, ना अपनी धनराशि खराब करें जो उनके माता पिता ने कमाई है, उसको अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि अब वो दिन चले गए हैं। अब योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलेंगी और किसी माफिया के, किसी नकल गिरोह के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए। मेहनत करें इस उसमें, अगर वो मेहनत नहीं कर सकते तो कोई और बिजनेस अपना ले। कोई जरूरी नहीं है हरियाणा सरकार में नौकरी ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। जब वो इतने पैसे खर्च रहे हैं नौकरी पाने के लिए, उस पैसे को कहीं और बिजनेस में लगा लें। और प्लीज वो योग्य व्यक्ति जिनका हक है, असल में जो मेहनत कर रहे हैं, योग्य है, उनको हरियाणा की नौकरियों में प्रवेश करने दें, ताकि हरियाणा में कर्मचारी भी अच्छी सुचिता वाले आए, ईमानदार लोग आए, योग्य व्यक्ति आए। अगर ऐसी मानसिकता के, जैसे मैंने कहा 125 लोग हरियाणा पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, तो ऐसी मानसिकता के लोग अपनी सर्विस के दौरान क्या क्या काम करेंगे, इसका समाज और मीडिया सहज रूप से ही अंदाजा लगा सकता है।